कोल्हापुर जिला मुख्याध्यापक संघ विद्याभवन ऑनलाइन शिक्षा नवाचार इस कार्यक्रम में मुझे अध्यापन करने का अवसर दिया, इसलिए मैं उनका मन ही मन धन्यवाद देती हूँ। आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी इनकी जयंती आज है। तो इस शुभ अवसर पर इन 2 महान व्यक्तियों को हम प्रणाम करेंगे और हमारे पाठ की ओर मुड़ते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आज के 10वीं कक्षा के हिंदी तासिका में आप सबका स्वागत है। आज हम पहली इकाई का 10वां पाठ जो पूरक पठन है, उस पाठ का नाम है ठेस। तो यह ठेस पाठ हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय हम जान लेते हैं। इनका जन्म 1921 में पूर्व बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में हुआ और उनकी मृत्यु 1977 में हुई। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी, आज़ादी के बाद इन्हें प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, सुर सुंदरता, कुरूपता और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी भाषा शैली जो है, इस भाषा शैली में एक जादुई असर हमें दिखाई देता है। इनकी बहुत ही मशहूर ऐसी एक उपन्यास है जिसका नाम है मैला आंचल, और परती परी कथा, जुलूस, ये भी उनके उपन्यास बहुत ही मशहूर हुए हैं। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, यह उनके कथा संग्रह है। तो ऋण जल धन जल, यह और नेपाली क्रांति कथा, यह रिपोर्टाज भी उनके बहुत ही मशहूर है। इस पाठ का मुख्य सूत्र जो है, इसके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। कलाकार जो है वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का और किसी भी वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है और स्वाभिमान के मूल्य को वह बहुत ही अच्छी तरह से समझता है और उसकी रक्षा के लिए वह हमेशा खड़ा रहता है। जाति या धर्म के नाम पर उसके स्वाभिमान पर जब आघात होता है तो वह ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इस कहानी में जो मुख्य पात्र है सिरचन का, तो यह सिरचन जो है एक ग्रामीण कलाकार है। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। वह मोती घास की, पटेर की रंगीन शीतल पाटी और चिक और ऐसे ही और अनेक वस्तुएं बनाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा करता हुआ हमें दिखाई देता है। अब यह जो मैंने आपको बताया, यह इस कहानी का एक मुख्य सूत्र है और इसमें पात्र है, मुख्य पात्र है सिरचन, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी और उनकी माँ, उनकी छोटी बहन मानू, उनकी चाची और उनकी मंजली भाभी, यह इसमें पात्र हमें दिखाई देते हैं। इन पात्रों के आसपास ही यह कहानी घूमती हुई हमें दिखाई देती है। अब पाठ की ओर चलते हैं। खेतीबाड़ी का समय जब चलता था तो गांव के लोग सिरचन को खेतीबाड़ी के कामों के लिए बुलाना मुनासिब नहीं समझते थे, उचित नहीं समझते थे, क्योंकि इसका कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि गांव के लोग सिरचन को बेकार ही नहीं तो बेगार समझते थे। बेगार का मतलब है जो बिना काम किए या बिना पैसे दिए, काम के बिना पैसे लिए काम करता है, वह बेगार होता है। तो काम के पैसे दे दो या नहीं दे दो, एक काम पेट भर खाने के बाद वह पूरा करता था। इसलिए सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। बेगार का मतलब है बिना पैसे लिए काम करके देना। अब जो व्यक्ति पैसे नहीं लेता या काम समय पर नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए मजदूरी देना यानी मुफ्त में ही उसकी मजदूरी उसे दे देना, इस प्रकार होता था।
इसलिए गांव के लोगों को यह अनुभव था कि जब खेतीबाड़ी का समय होता था, खेती में जब किसान काम करते थे, तो सुबह से लेकर दोपहर तक किसान 1/3 काम अपना पूरा कर जाते थे और उसके बाद कहीं सिरचन मियाँ जो है यह हाथ में खुरपी हिलाते हुए पगडंडी पर से धीरे धीरे पांव रखते हुए डुलते हुए आते दिखाई देते थे। इस कारण इस सिरचन को लोग मजदूरी देना यानी मुफ्त में मजदूरी देना समझते थे। तो इस प्रकार का यह पात्र जो है सिरचन का यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर भी कहते थे गांव के लोग। अब मुफ्तखोर आपको पता है, जो मुफ्त में ही खाता है। कामचोर काम नहीं करता, और चटोर का मतलब है स्वादलोलुप। स्वादलोलुप यानी खाने में अच्छी अच्छी चीजों की लालसा रखने वाला, इसे चटोर कहते हैं। अब एक समय ऐसा था जब सिरचन की झोपड़ी के सामने बड़े बड़े साहूकारों की सवारियां बंधी रहती थी, क्योंकि सिरचन के काम को इतनी वहां पर मान्यता थी, इतना सिरचन के काम को वहां पर सराहा जाता था और उसकी खुशामद लोग करते थे कि अरे सिरचन भाई, अगर आप काम पर नहीं आएंगे तो हमारा काम किस तरह से होगा, पूरे इलाके में आप जैसा काम कोई नहीं करता, इस तरह से लोग कहते थे। और उसकी मड़ैया के सामने बहुत सारे लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया का मतलब है झोंपड़ी। तो इस तरह से अपनी खुशामदी से सिरचन बहुत ही खुश होता था। अब खुशामद करने के बाद धीरे धीरे से अपना काम भी वहां पर सिरचन के कान पर ये लोग डाल देते थे कि बड़े भैया की शहर से चिट्ठी आई है और सिरचन से एक जोड़ी चिक बनाकर भेज दो। अब यह जो चिक है, यह चिक जो है, चिक का मतलब है बांस का पर्दा, बांस यानी बांबू। इसका पर्दा बनाने में वो माहिर था। यह जो कारीगरी थी, इस कारीगरी को सिरचन के सिवा दूसरा कोई अच्छी तरह से नहीं जानता था। अब लेखक को याद है उनके बचपन में जब माँ यह जो शीतलपाटी हो या चिक का पर्दा हो, यह बनाने के लिए जब लेखक को उनकी माँ भेजती थी कि जाओ सिरचन को बुलाकर ले आओ, तो जाने से पहले लेखक माँ को पूछते थे कि माँ आज क्या क्या भोग लगेगा, यानी सिरचन को आज क्या क्या खाने दोगी आप, अगर खाने अच्छा उसे मिलेगा तो ही वह काम करेगा। यह तो पूरा गांव जानता था, लेकिन माँ का यह विश्वास था। माँ उसे कहती, लेखक को कहती कि जाओ, सिरचन मेरे काम में इस तरह के कोई लालसा नहीं रखता। उसे मेरे जब हमारे घर का काम करना होता है तो उसे भोग जो है, उसे खाने के लिए जो चीजें देनी है वो हम अच्छी तरह की ही देते हैं, इसलिए वह कोई दूसरी लालसा नहीं रखता। इस तरह से माँ का कहना था। और सिरचन जो है इतना मुंह फटता, बचपन से ही लेखक ने इस बारे में बहुत सी बातें सिरचन की उन्होंने देखी थी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी जो थे, उनका एक छोटा लड़का था। तो उस छोटे लड़के को पूरे गांव के सामने सिरचन ने बेपानी कर दिया था, क्योंकि भोग उसे अच्छा नहीं लगा था। उनके घर में जब गए थे तो खाने के लिए उसे अच्छी चीजें नहीं मिली थी। तो जब पंचानंद चौधरी का बेटा सिरचन के सामने आया तो सिरचन ने धड़ल्ले से कह दिया कि तुम्हारी भाभी तो नाखून से खांट कर, यानी इतनी थोड़ी थोड़ी सी सब्जी खाने में उस बर्तन में देती है और इमली का रस डालकर कढ़ी बनाती है। और इस तरह से इमली का रस डालकर तो कढ़ी हमारे जो हम जैसे लोग जो है जो यानी मजदूर है, तो ऐसे मजदूरों की बीवी या घरवालियां ही इस तरह से इमली का रस डालकर कढ़ी बनाती है। नहीं तो बड़े लोगों के घर में तो दही की कढ़ी बनती है। हाँ, यह तो पता था। और इस तरह से गांव के सामने कुछ भी कहता था और बेपानी कर देता था। अब इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले लेखक
अपनी माँ को पूछ लेते थे कि सिरचन को भोग क्या लगेगा। अब माँ जैसे ही सिरचन को बुलाकर लेखक ले आए, सिरचन आने के बाद माँ ने, लेखक की माँ ने कहा कि आओ सिरचन, आज मैं नेनू मत रही थी। अब नेनू मथना यानी दही को हिलाना। दही को हिलाने के बाद हमें पता है कि उसका मक्खन निकलता है ऊपर, और उस मक्खन से हम घी बनाते हैं। तो जब घी बनाने के बाद उस बर्तन में नीचे जो खकोरन रहती है, तो वह खकोरन जो है इस सिरचन को बहुत ही पसंद थी। चूड़ा यानी पोहे जो होते हैं ना, उसका जो चूड़ा बनता है, तो वह चूड़ा और खकोरन इसे बहुत ही प्रिय थी। तो यह मैंने तुम्हारे लिए रख दी है और आओ यह खा लो, इस तरह से माँ कहती थी। और उतना कहने के बाद धीरे से कहती कि बड़ी बेटी के ससुराल से संदेशा आया है कि उसकी ननंद रूठी है, और उसके लिए एक मोती की शीतल पट्टी बना दोगे। तो सिरचन इनकार ही नहीं कर पाता था और झट से वो हाँ कहता था। अब ऐसा था सिरचन कि माँ जब उसे इन बातों का जब लालच देती थी, तो पनियाई जीभ से वह कहता कि हाँ मैंने अभी गांव में उसकी सौंधी, घी की सौंधी सुगंध सूंघी थी। यानी क्या, तो उसने तो सूंघी नहीं होती है, लेकिन फिर भी खाने की लालसा में वह यह कह जाता था। और इस प्रकार से सिरचन जो है यह जाति से एक कारीगर है। कारीगर यानी कारागिर, काम अच्छी तरह से अपना करता था, घंटों बैठता था वह अपनी काम में, मन लगाकर काम करता था। उसके काम के बारे में कोई भी यहाँ पर यानी कुछ भी नहीं कह सकता था। इतना अच्छा काम, यानी उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, इतना अच्छा काम सिरचन अपना करता था। अब मोती की पटेर, मोती घास और पटेर की घास, अब यह जो है यह एक प्रकार की घास होती है। मोती यानी नागर मोथा कहते हैं उसको, और जो औषधि वनस्पति है, और पटेर की घास जो एक सरकंडे की तरह से होती है। तो इस घास को बड़ी जतन से वह क्या करता था, उसकी कुच्चियां बनाता था और उसको रंगता था। अब कुच्ची का मतलब है छोटी छोटी वो जो झाड़ू होती है जो घर में झाड़ने के काम में आती है, तो इसको वह बनाता था। साफ सफाई के काम में इसका उपयोग किया जाता है, इसको बनाता था। और यह जो इसको पहले रंगता था, रंगने के बाद उसकी सुतलियां बनाता था, और इस तरह से यह काम करते 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 वह उसका पूरा दिन निकल जाता था। यानी इतनी तन्मयता से वह अपना काम करता था। और इसमें अगर उसे जरा भी उसमें बाधा पड़ी तो गेहुए सांप की तरह वह फुदकार उठता था और कहता कि फिर किसी दूसरे से काम करवा लीजिए, मुझसे यह काम नहीं होगा। क्योंकि सिरचन मुंहजोर है, लेकिन कामचोर नहीं, इसका भी उसे अभिमान था। वो खुद ही कहता था कि सिरचन कौन है, कि मुंहजोर है लेकिन कामचोर नहीं है। अब बिना मजदूरी के, मैंने पहले ही कह दिया कि उसको बेगार कहते थे लोग, बिना मजदूरी के सिर्फ पेट भर भात पर काम करने वाला यह कारीगर था। और दूध में कोई मिठाई अगर उसे ना मिले तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन बात में अगर कोई झाला, उसे अगर बात में कोई अगर उसका अपमान करता है, उसे यहाँ पर यह सह नहीं सकता था। वो सिरचन को लोग चटोर भी कहते थे, क्योंकि उसके खाने की इतनी मांगे रहती थी, जो बड़े घरों के लोगों की भी नहीं होगी, इतनी मांगे वह करता था। उसमें तली बघारी हुई तरकारियां उसे पसंद थी। उसके बाद दही की कड़ी वह मांगता था, मलाई वाला दूध। इन सब का अगर हम प्रबंध करते हैं, इस सबकी खाने की तैयारियां अच्छी तरह से अगर हम करते हैं, तो फिर सिरचन दुम हिलाता हुआ वहां पर आकर हाजिर हो जाता था। खाने पीने में चिकनाई उसे पसंद थी। अगर खाने पीने की चिकनाई कम हो गई तो सिरचन की काम की चिकनाई भी समझो कम हो गई। इस प्रकार का यानी इतने जो नखरे हैं यह सिरचन के थे, और जो उसके इन नखरों को संभाल पाता था उनका काम वो बहुत ही अच्छी तरह से कर देता था। अब
काम में अगर उसे बातों में अगर कोई इधर उधर कर देता है, उसे अपमानित कर देता है, तो काम वहीं पर वह छोड़ देता था, काम अधूरा ही रखता था। और काम अधूरा रखकर वह वहां से उठ खड़ा होता था और कहता कि आज मेरा सिर यहाँ पर दुख रहा है, सिर मेरा टनटना रहा है और मैं आज काम नहीं करूंगा, और किसी दिन आकर मैं पूरा कर लूंगा। किसी दिन का मतलब था वह कभी भी नहीं आएगा, यानी यहां पर उसका दिल दुख गया, यह समझने की बात थी। तो इस प्रकार से मोथी घास की और पटरे की घास की, मोथी घास की और पटरे घास की जो वह रंगीन शीतल पाटियां बनाता था, बांस की तीलियों की झिलमिलाती हुई चिक जो वह बनाता था, तो ऐसी चिक सतरंगी ढोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सियां और उन रस्सियों से बने हुए बड़े बड़े जाले, और हलवाइयों के लिए यानी मिठाई बनाने वालों के लिए ताल के सूखे पत्तों से बनी हुई टोपियां या छतरियां जब वो बनाता था तो वो देखते ही बनती थी, उसके सिवा यह काम और कोई नहीं बना पाता था। और इस तरह के बहुत से काम हैं जो सिरचन के सिवा और कोई नहीं जानता था, गांव में दूसरा कोई नहीं कर सकता था। अब गांव के लोग तो इसे बेकाम ही समझते थे, उसे महत्व नहीं देते थे, और उनका कहना था कि पेट भर खिलाकर कोई एक पुराना धुराना कपड़ा दे देते हैं तो यह काम हो जाता है, इस प्रकार की धारणा उनकी थी। और यह मिलने के बाद तो सिरचन कुछ भी नहीं बोलेगा, सिरचन कुछ भी नहीं बोलेगा, यह हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सिरचन जो है यह सुनता नहीं था किसी की, वह बोलता भी था, तो वह बोलने में भी कारगर था और यह गांव के लोगों को अच्छी तरह से पता था। एक बार महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन के सामने आ गई और सिरचन ने उसे वहां पर बेपानी कर दिया, क्योंकि उसकी माँ ने उसके साथ उनके घर में जाने के बाद कोई इस तरह का व्यवहार कर दिया था कि जो सिरचन के मन में यह बात लग गई थी। और जो महाजन की बेटी है वो कहने लगी कि अब सिरचन दादा मैं जाकर माँ से घर में कह दूंगी। तो सिरचन ने कहा कि हाँ कह दो माँ से, मैं डरता थोड़ी हूँ, माँ से कह दो, क्योंकि उन्होंने ही यह बात की है कि बताया कि घर में 2-3 जो पटेर हैं, पटेर की जो पाटियां हैं ना, शीतल पाटियां बनाकर मुझसे ले ली, और खाने में क्या दिया तो खेसारी का सत्तू। खेसारी का सत्तू का मतलब है कि मटर जो होता है, इस मटर को भूनकर, यानी सूखे हुए मटर को भूनकर इसका आटा बनाया जाता है और उस आटे से कुछ वहां पर व्यंजन बनाया जाता है। ऐसा व्यंजन बनाकर कि सिरचन को खाने के लिए इस महाजन की जो घरवाली थी उसने दिया था। तो सिरचन बहुत ही बिगड़ा था और यह बात उसने अपने मन में रखी थी और कहा कि यह जो तुम्हारी माँ है बबुनी, उसने ऐसा खाना मुझे खिलाकर भेजा था और जाकर कह दो अपनी माँ से। इस तरह से कह दिया। तो इस तरह से मुंह पड़ता सिरचन। अब फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है, अपने जो लेखक है, इनकी छोटी बहन का नाम है मानू। मानू यह बड़ी होने के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, जिसे गौना कहा जाता है। उधर उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में इस तरह से कहा जाता है। अब इस बार लेखक की छोटी बहन, जिसका नाम था मानू, यह पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। अब ससुराल जाने की उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी, तो उसके साथ देने के लिए घर में अच्छे अच्छे तरह के पकवान बन रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थी। मानू के ससुराल से मानू के पति ने उनके घर एक संदेशा भेजा था कि दुल्हन के साथ आप मिठाइयाँ न भेजे तो भी चलेगा, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आप दुल्हन को हमारे इधर भेजना ही नहीं। तो इस प्रकार का संदेश आने के बाद यहाँ पर बहुत ही हलचल मच गई कि माँ ने झट से लेखक को कहा कि जाओ सिरचन को बुला कर ले आओ, क्योंकि सिरचन के सिवा यह काम और कोई नहीं करने वाला था। अब सिरचन आने के बाद
घर में माँ जी ने कहा कि सिरचन, तुम्हें अब की बार मैं मोहर छाप वाली धोती दूंगी, लेकिन मानू के लिए अच्छी सी चिक और शीतल पाटिया बना कर दे देना। खुश हो गया सिरचन, बहुत ही खुश हो गया और मन लगाकर वह काम करने लगा। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां निकालकर उनको चिकनाता हुआ वह काम जो है सिरचन का, वह देखने के बाद दांतों तले लोग उंगलियां दबा जाते थे। इतना सुंदर काम वह कर रहा था। रंगीन सुतलियों को लेकर वह चिक बुनने के लिए बैठा। 1.5 हाथ की चिक जब बनकर ऊपर आ गई, देखा तो इस बार लोग कहने लगे कि कोई नई फैशन वाली चीज बनने वाली जरूर है। लेकिन घर में मंजली भाभी को यह चिक बनती देखकर बहुत ही वह चटपटा रही थी, क्योंकि ऐसी अच्छी चीज जो है उसके लिए सिरचन ने नहीं बनाई थी। तो मंजली भाभी से रहा नहीं गया, उसने जाते जाते ताना दे दिया सिरचन को। कहने लगी कि मुझे पता था होता कि मोहर छाप वाली धोती देने के बाद अगर इस तरह की अच्छी चीज बनाते हो तो मैं अपने भैया से भी कह देती कि मोहर छाप वाली धोती तुम्हें दे दे। और यह बात सिरचन को अच्छी नहीं लगी। सिरचन को बुरी लग गई उसे बात यह, और मुंह लटका कर बैठ गया यहाँ पर। तो उसने मंजली भाभी को वहीं पर बेपानी भी कर दिया, कह दिया। अब कहने के बाद जो है क्या कहा, यह बात यहाँ पर क्या जरूरी है कि वह कहने लगा कि मोहर छाप वाली धोती दो या रेशम का कुर्ता दो, लेकिन मैं दूसरे किसी के लिए ऐसी चीज नहीं बना था। यह चीज तो बन रही है मेरे मानू दीदी के लिए, क्योंकि काकी की यह सबसे लाडली और छोटी बेटी है। और पता है मानू दीदी का जो पति है वह अफसर आदमी है, इसलिए मैं यह बना कर दे रहा हूं। अब इतना कहने के बाद मंजली भाभी रुआसी हो गई, रोने लगी। तो चाची जो थी वह चाची वहां पर भाग दौड़ करके आ गई और कहने लगी कि क्यों उसके मुंह लगती हो, और वह तो मुंह फट है, और मोहर छाप वाली धोती के लिए वह नहीं कह रहा, तो मूंगिया के लड्डू से उनकी खुशबू आ रही है, क्योंकि घर में मानू जाने वाली थी, इसलिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही थी। अब यह जो बातें थी उसके बारे में, यह उसके कान पर जब पड़ती तो वह बेचारा गरीब था, लेकिन उसका दिल दुखाई देता था। दूसरे दिन काम के लिए आया, चीक बुनने के लिए बैठा, देखा चीक तो उस चीक के पांति में 7 तारे जगमगा उठे थे। इतनी सुंदर और इतनी फैशनेबल चीज जो है चीक उसने बनाई थी, वो बांस का पर्दा बनाया था। और सतभैया तारा मानू तो इतनी खुश हो गई उस चीक को देखकर। अब सिरचन को यह काम करते समय अपने खाने पीने की भी सुधि नहीं थी, तो वहां पर सूप में सुबह का कलेवा जो है, कलेवा यानी नाश्ता, सुबह आने के बाद उसे कलेवा जो घर में दिया था सूप में वहां पर रखा हुआ था कि चिऊरा रखा था, यानी पोहे का वह चिऊरा जो था वह था, और गुड़ का एक ढेला वहां पर रखा था। लेखक का ध्यान उस सूप पर गया और उसने देखा कि सिरचन की भौवें जो थी वह तिरछी हुई उसे दिखाई दी थी। इसलिए लेखक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, सिरचन को यह नाश्ता यानी कलेवा यह किसने दिया है? तो यह बात तो मंजली भाभी ने की थी। तो लेखक से यह बात पता चलने के बाद लेखक की माँ ने जो है मंजली भाभी को पूछा कि बूंदिया क्यों नहीं दी उसको खाने के लिए। तो तनतनाती हुई मंजली भाभी आई, हाथ में मुट्ठी भर बूंदिया लाई और सूप में फेंक कर चली गई। और यह फेंकने की जो क्रिया थी वह सिरचन को, उसके दिल को यह ठेस पहुंचा कर चली गई। उसने उस बूंदिया को हाथ भी नहीं लगाया, गुड़ का ठेला भी वहीं पर रख दिया और सिर्फ चिऊरा मुंह में ठूसे हुए वह अपना काम नीचे गर्दन डालकर करने लगा। अब यह काम करते समय मंजली भाभी उसे जैसे ही दिखाई दी तो उसका गुस्सा जो था उफन कर बाहर आ गया और कहने लगा कि मंजली भाभी अपनी मैके से आई हुई मिठाइयां भी इसी तरह से फेंक फेंक कर बांटती है क्या? इतना कहने के बाद फिर से मंजली भाभी जो है वह रोने लगी। अंदर जाकर वह रोने लगी तो चाची जो थी, चाची ने इसकी शिकायत लेखक की माँ से की और लेखक की माँ बाहर आकर, क्योंकि मंजली भाभी जो थी लेखक की माँ की बहुत ही दुलारी थी, प्यारी थी,
उन्हें भी बुरा लग गया और वह आकर सिरचन को उसने कह दिया कि सिरचन, बहुओं के मुंह को मत लगो, उन्हें भला बुरा मत कहो, उनकी नहर पिहर की बातें मत निकालो, और तुम्हें जो कुछ चाहिए ना वो तुम मुझसे कह दो। और इस तरह से कहने के बाद सिरचन का मुंह जो है, क्योंकि चाची ने कहने के बाद उसने इतना दिल पर नहीं लिया था, मंजली भाभी के कहने पर दिल पर नहीं लिया था, लेकिन काकी जो है यानी लेखक की माँ जो है उसके कहने के बाद उसका मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां पर वह तिलमिला उठा था। वहीं पर मानो एक पान का बीड़ा जो है, हाँ, वह सजाकर वह बर्तन जो है वह बाहर भेज रही थी। जैसे ही उसने सिरचन को देखा, मानू ने बहुत ही प्यार से एक पान का बीड़ा सिरचन को दे दिया। सिरचन ने मुंह में पान का बीड़ा दबाया, तब तक चाची वहां से जाती हुई दिखाई दी। चाची को देखते ही यहाँ पर सिरचन मजाक करने के और अपना जो अपमान हुआ था ना उसके बारे में वह सोचकर उससे मजाक करने लगा। तो उसने कहा सिरचन ने कि चाची, गमकौवा जर्दा अगर आपके पास हो तो दे दीजिए, मुझे बहुत दिन हुए यह खाकर। गमकौवा जर्दा का मतलब है सुगंधित तंबाकू। तो पान के बीड़े के साथ वह खाने की उसे इच्छा हुई थी। तो इतने सारे कारणों के कारण चाची सिरचन से हमेशा जली भुनी हुई रहती थी। उसे यह मौका मिल गया, उसने धड़ाक से कह दिया कि तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग क्यों ना लगे, अपने घर में भी इसी तरह से पान और गमकौवा जर्दा खाते हो क्या? इस तरह से कहने के बाद वहां का जो आसपास का जो परिवेश था बदल ही गया। लेखक का कलेजा धक से कर गया, क्योंकि चाची ने इतनी तड़ाक से यह बात की थी कि सिरचन वह सह नहीं पाने वाला था। सिरचन बस वहीं पर उठकर खड़ा हो गया। अपना पूरा वह अपने जो औजार जो लेकर आया था वह सब समेटा उसने, और यह अपने औजारे वह उठाकर वहां से चल पड़ा। माँ पीछे से चिल्ला रही है, लेखक पीछे से चिल्ला रहे, उसने किसी की भी नहीं सुनी। अब लेखक उसके घर में गए उसे मनाने के लिए। तो वहां पर देखा कि उसकी बीवी ने बनी हुई एक फटी हुई शीतल पाटी थी, उस पर वह पड़ा हुआ था। उस शीतल पाटी को छूकर उसने कहा कि अब इसको छूकर मैं कह रहा हूं कि अब तुम्हारे घर में मैं नहीं आऊंगा और यह काम जो है मैं इसके आगे नहीं करूंगा। अब लेखक समझ गए थे कि कलाकार के दिल को ठेस पहुंची है। अब यह जो है यह बात जो है वह भूल नहीं सकता था। और बड़ी भाभी जो थी, जो अधूरी चीख छोड़कर वह चला गया था, तो उस अधूरी चीख को नीचे से वह झालर लगा रही थी। वह अच्छी नहीं लग रही थी, बेजा दिखाई दे रही थी और कहने लगी कि क्या ये झालर अच्छी लगती है? तो जाते जाते वहां से लेखक का ध्यान उधर गया। लेखक कहने लगे कि बड़ी भाभी, यह जो झालर आप लगा रहे हैं ना, इसमें भी कहीं मंजली भाभी के और चाची की नजर ना लगे, क्योंकि जिस तरह से सिरचन का दिल दुखा था उस तरह से लेखक का भी दिल दुखा था इन दोनों की बातों से। अब मानू तो बहुत ही उदास हो गई थी। वह आधबुनी हुई चीख को देख देख कर वह मन ही मन वह बुरा महसूस कर रही थी। माँ ने कह दिया कि मेले से खरीद कर मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है, अभी यह रहने दो। लेखक अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे। स्टेशन पर पहुंचे, पूरा सामान अंदर चढ़ा दिया और दरवाजा बंद करने जैसे ही वह जा रहे थे, जोर जोर से आवाजें आ रही। तो देखा तो कौन था? सिरचन था। सिरचन लेखों को आवाज दे रहा था। बबुआ बबुआ कहकर वह चिल्ला रहा था। लेखक ने सिरचन से पूछा, क्या है, क्यों आए हो यहाँ पर? क्योंकि सिरचन की यह कृति, इस कृति से लेखक का दिल भी थोड़ा सा दुख गया था, क्योंकि उनकी मानू जो है यह उनकी छोटी बहन थी और वह नाराज हो गई तो घर पूरा नाराज हो गया था। सिरचन को थोड़े गुस्से से ही उन्होंने कह दिया। तो सिरचन ने पीठ पर बंधा हुआ जो बोझ था उस बोझ को उसने नीचे उतारा और जो बंडल था वो उनके हाथ में देकर कहा, मानू दीदी कहाँ है? एक बार उन्हें मैं देख तो लूं। और मानू दीदी वहां पर आ गई और उस मानू के हाथ में उसने वो बंडल दे दिया। और बंडल देने के बाद वह जो है बंडल को खोलकर देखने से पहले मानू दीदी पहचान गई थी कि इसमें क्या है।
यानी उसमें चिक और शीतल पाटियों का जो बंडल था, उस बंडल को देखने के बाद मानू दीदी ने सिरचन को कहा कि मोहर छाप वाली धोती तो अब मेरे पास नहीं है, मोहर छाप वाली धोती तो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। तो सिरचन ने जीभ अपनी दांतों तले ले ली, कान अपने पकड़ लिए और गर्दन हिलाकर उसने इस बात को नकारा, पैसे लेने से इनकार कर दिया। मानू दीदी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि सिरचन दादा इतना ही वह कह सकी, क्योंकि उस बंडल में जो थी शीतल पाटियां थी, चिक था और 2 जोड़ी कुश की आसनियां थी जो इतनी सुंदर बनी हुई थी। और उस बंडल को देखकर मानू दीदी बहुत ही रो रही थी, क्योंकि ऐसी बारीकी, ऐसी रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम उसने पहली बार देखा था। तो इस तरह से मानू दीदी तो वहां से चली गई, सिरचन भी अपने गांव चला आया। लेकिन इस कहानी में जो है, एक कारीगर के स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है तो वह किस प्रकार से तिलमिला उठता है और यह आघात जो है यह सहन नहीं कर पाता, यह यहाँ पर दर्शाया है। धन्यवाद।